डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर ना हो सके। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मेरा यह मत है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंध रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। यह ठीक है कि मानव को विवेक बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है, किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता अत्यंत सीमित होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देश काल की सीमाओं के कारण वह उससे न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा और न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। किंतु यदि उसकी विवेक बुद्धि को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल अपने विवेक या विचार शक्ति से नहीं
जान सकता था। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। बुद्धि एवं विचार शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेंद्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके। इन कर्मेंद्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। कितना ही सबल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही स्फूर्ति में कोई क्यों ना हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेंद्रियों को आवश्यक प्रशिक्षा ना मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास ना कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और ना बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त ना तो वास्तविक तथ्य है और ना हो सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं हुई थीं, इन तीनों प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र भूमंडल व्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमातिरेक संकेंद्रण हो गया है। अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। अतः पिछली कुछ दशाब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत से
दाय में मिली शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं।